हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पधार इंग्लिश क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मौसम का जो मिजाज है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है नहीं, इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कसर ना छोड़िए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को पधार इंग्लिश क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप अगर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो मैं भी आपके लिए कुछ करने के लिए ठान चुका हूं कि आपकी तैयारी भी बहुत जोर शोर से चले और ताकि आपको 12th में एक बढ़िया मार्क्स देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए आज मैं बिना देरी किए हुए आज, जैसे कि आपको पहले लास्ट क्लास में मैंने प्रोनाउंस की क्लास समाप्त कर दिया है, आज हम नए क्लास की ओर है और वो क्लास हमारा होगा नरेशन, जहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और श्योर एंड सर्टेन देखने को मिलेंगे। तो वही चैप्टर आज हम आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नरेशन पर। उम्मीद करते हैं कि आप सीरियसली पूरा देखेंगे वीडियो को, और अगर यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे फिर बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेशन पर। नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन का जो है मतलब क्या होता है? कथन होता है। क्या होता है? कथन होता है। अब अगर हम नरेशन की बात करें तो नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो एक को हम लोग जो है सो डायरेक्ट नरेशन कह लीजिए आप, या डायरेक्ट स्पीच कह लीजिए आप। डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं और डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। दूसरा जो बात है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है हमारा। ठीक है, आप देख रहे हैं एक दो प्रकार है, एक है हमारा डायरेक्ट स्पीच और एक है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए एग्जाम में जो है आपको सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना रहता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना रहता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच भी बनाना रहता है। पहले जो एग्जाम होता था तो उसमें ऐसे पूछा जाता था कि डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बना दीजिए, बात खत्म। लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसमें कहा जाता है कि डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट भी बनाइए और इनडायरेक्ट से आप डायरेक्ट भी बनाइए। और एक बात मैं बता दूं, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको न केवल 12वीं के एग्जाम में देखने को मिलता है इससे क्वेश्चन, बल्कि आगे भी यदि आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या करना चाहेंगे तो जैसे आपको एसएससी की बात कर लीजिए, एसएससी के तीनों फॉर्मेट पर, चाहे हम पीटी की बात कर ले, मेंस की बात कर ले, या उसके आगे कोई एग्जाम होती है तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। सीजीएल में आपको मेंस के एग्जाम में लगभग बढ़िया संख्या में आपको जो है क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो इसीलिए नॉलेज जब आपके पास रहेगी तो उसकी जरूरत कहीं ना कहीं आपको जरूर महसूस होगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पहली बात कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? हमें रूल्स जानना पड़ेगा। बिना रूल्स तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात करते हैं। तो मैं एक सेंटेंस की पहचान, सबसे जरूरी पहचान भी बहुत जरूरी है कि आप सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में बांटिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात मैं बता देता हूं कि ये क्रैश कोर्स है, आपको पहले से बताया गया है, ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि आपको समझाया कैसे जाए, आपके दिमाग में सेट कैसे करवा दिया जाए। तो ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉज ए टीचर। आई वॉज ए टीचर। यहां का जो सेंटेंस है वो देखिए, ही सेड टू मी है और आई वॉज ए टीचर है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पहले पहचान लेते हैं कि सेंटेंस की जो पार्ट्स है उस पार्ट्स को हम समझ लेते हैं। देखिए एक पार्ट्स यहाँ से इधर है और दूसरा पार्ट्स जो है सो यहाँ से उधर है, ठीक है। तो इस पार्ट्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। इस पूरे सेंटेंस को हमने 3 भागों में तोड़ा है, 3 भागों में बांटने की कोशिश किया है। तो पहला जो भाग है, जैसे ये आप इधर देख लीजिए, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया कॉमा और ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा। फिर से देख लीजिए, ये हो गया कॉमा और ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो जाता है और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाता है। तो इसकी सिंबल आप देखेंगे तो ऐसे इसके सिंबल आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट होता है और ये जो पार्ट होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो पार्ट्स है आपको वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पार्ट है, आउटर ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, एंड ये जो आपका जो है इनर ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं। जैसे ये शब्द आपको दिख रहा होगा, इस शब्द को हम लोग कहते हैं आरभी। मतलब अगर हम पूरे नाम में इसको जाने तो इसका जो पूरा नाम है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड को यहां हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अगर सेड के अलावे अगर मान लीजिए यहाँ पे सेड ना हो करके अगर आपको से होता तो भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था। अगर से के अलावा यहाँ पे सेज होता तो भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता। इसके अलावा यदि टेल होता तो ये भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता। यदि इसके अलावे हमारे पास टेल्स होता तो ये भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता। इसके अलावे यदि हमारे पास टोल्ड होता तो ये भी रिपोर्टिंग वर्ब होता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी वर्ब होगा वो वर्ब हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो इतना चीज समझ में आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसके पहले भी एक शब्द है और इसके बाद भी एक शब्द है। तो जब आप इस शब्द को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये आई का ऑब्जेक्ट है और यहां जो आप शब्द देख रहे होंगे तो खुद ये ही एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जो शब्द है वो आरभी का क्या है, सब्जेक्ट है, आरभी का सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो शब्द है ये आरभी का ऑब्जेक्ट है। ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से, आरभी के पहले वाला जो शब्द होगा वो सब्जेक्ट होगा और आरभी के जो बाद वाला शब्द होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं आरएस, और आरएस का पूरा नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। देख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको हम आरएस here you can say that the full form of RS reported speech। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच इसका नाम है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा वर्ब ऑफ द RS। वर्ब ऑफ द RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच। तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, RS का वर्ब, RS का वर्ब, RS का वर्ब। तो RS के वर्ब में देखिए, ये आई तो वर्ब नहीं है, ए तो वर्ब नहीं है, टीचर तो वर्ब नहीं है, मतलब यहाँ पे वर्ब है, वाज। इसी वाज को हम लोग कहते हैं कि वर्ब ऑफ द RS। इसी वर्ब को हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ द RS। उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वर्ब है उसको हम लोग आरबी कहते हैं। ये आरबी का ऑब्जेक्ट होगा, ये आरबी का सब्जेक्ट होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम लोग आरएस कहते हैं, और आरएस के वाक्य में जो वर्ब होता है उस वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ द आरएस कहते हैं, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा आपसे भी जान लूंगा, आप भी बताइएगा। आप जो है कमेंट में कमेंट जरूर डाल के बताइएगा जो कौन सा शब्द क्या है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं यहाँ पे, आई से टू राम, आई से टू राम, ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हूं, आप ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे, पहले ये बताइए मुझे कि आर भी इसमें कौन है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आर भी कौन है इसमें। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आर भी जो है यहाँ पे से हो गया, ठीक है। आर भी का सब्जेक्ट बोलिएगा क्या है, आर भी का सब्जेक्ट आई है, आई लिख दीजिए। उसके बाद कहिए कि आर भी का ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे राम है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कि आर एस का सेंटेंस कौन है, तो आप बताएंगे आर एस का सेंटेंस कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ही इज योर जो फ्रेंड है ये हमारा क्या है, आर एस है। वेरी गुड, ये हमारा क्या है, आर एस है। अब मैं आपका तीसरा पॉइंट पूछ रहा हूं, बताइएगा फटाफट कमेंट करके कि वर्ब ऑफ द आर एस कौन है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि आप किसको चूज कर रहे हैं, इज को। यू आर राइट, ये इज जो है हमारा क्या है, वर्ब ऑफ द आर एस है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए देखो, आप मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोग जो है ना कंजूसी करते हैं बहुत ज्यादा लाइक करने में। अरे भाई मेरे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहा हूँ, 12th के, घर बैठे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा तो कुछ तो बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, बताओ, बनता है कि नहीं बनता है? तुम ही बताओ कि रोजे जब तुम किसी के चक्कर में पड़े रहोगे, एक दिन अगर तुमको वो कुछ नहीं कहेगा, प्रपोज नहीं करेगा, तो तुमको कितना खराब लगेगा। तो तुम ही बताओ कि हम तुम्हारे लिए पूरे कंटिन्यू क्लास जो लेके आ रहे हैं और तुम जो है उसका जो आउटपुट नहीं दोगे तो हमें भी थोड़ा खराब लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप जब लाइक करेंगे तभी तो पता चलेगा, और यूट्यूब को भी तो कम से कम पता चल जाए भाई कि पदार्थ सब बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, बच्चा बढ़िया से समझा रहे हैं, फ्री ऑफ क्लास में इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना अच्छा समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए आप लोग लाइव करने से कंजूसी मत कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक चीज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं साइड में। नरेशन समझना बहुत आसान है, लेकिन नरेशन को समझने के लिए एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, और अगर आपको वो चीज पता होगा तो 100% आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं कहूं पर्सन का, तो पर्सन जो है आपको 3 होता है, पता होगा। पर्सन कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अगर आपको पर्सन पर कमांड है तो 100% आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा नरेशन में, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन पर्सन आपको आना चाहिए। तो पर्सन के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले 3 पर्सन की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, पता है किसी को? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हमें डेफिनेशन नहीं सीखना है, मैंने पहले ही कहा है, दिस इज अ क्रैश कोर्स एंड सो यू विल नॉट लर्न एनी टाइप्स ऑफ डेफिनेशन of any content, and so you have to learn only for the examination and you have to prepare only for examination oriented। तो यहाँ पे जो क्लियर करना है हमें कि पर्सन है, पर्सन्स है, तो पर्सन 3 तरह का होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमें डेफिनेशन नहीं सीखना है, हमें सीखना क्या है कि फर्स्ट पर्सन में ऐसे कौन कौन शब्द हैं जिसको हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं। तो अब यहाँ पे 2, सेकेंड पर्सन में 1 और थर्ड पर्सन में 4, ओनली 4, ओनली क्या है, 7 वर्ड्स है ना, ओनली 7 वर्ड्स, ओनली 7 वर्ड्स हमारे पर्सन होते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने जब मैंने प्रोनाउंस पढ़ाया था आपको, तो उसमें हल्का मैंने हिंट्स किया था पर्सन के बारे में, और मेरा पर्सन को हिंट्स करने का यही काम था, कारण था कि आपको जब मैं नरेशन पढ़ाऊं तो आपको वो चीज समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पर्सन का देखा होगा टेबल, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो 100% देख जरूर लीजिएगा। तो यहाँ 7 ओनली पर्सन है, जिसमें 2 हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, 3 हमारे सेकंड पर्सन होते हैं, सॉरी 1 हमारे सेकंड पर्सन होते हैं, और 4 हमारे जो है थर्ड पर्सन होते हैं। जिसमें मुख्य रूप से यदि हम बात करें, मुख्य रूप से बात करें तो आई,
और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। अगर हम यू की बात करें तो यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। अगर हम ही की बात करें, सी की बात करें, इट की बात करें और दे की बात करें, दिख रहा होगा शायद। तो ये जो 4 शब्द है, ये एक शब्द है और ये 2 शब्द है, ये हमारे पर्सन है। पर्सन टेबल जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, ये विभिन्न नामों से जाने जाते हैं या विभिन्न इसके रूप होते हैं, नाम तो नहीं कहेंगे, रूप कहेंगे। इसके विभिन्न रूप होते हैं। आई का एक रूप होता है जिसका जो है माई, और इसको हम लोग कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। वी का भी होता है आवर। उसी तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जो होता है माइन, और ये होता है आवर्स, और एक ऑब्जेक्ट होता है जैसे मी और जैसे अस। अब इसको अगर संक्षेप में समझिएगा, कहिएगा सर आप क्या मतलब इतना टाइम, इतना कम समय में इतनी चिट्ठी पढ़ाइएगा तो काम चलेगा थोड़े ना। आजकल उतनी चिट्ठी पढ़ने की फुर्सत किसको है? ठीक, कोई बात नहीं है, इतनी चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए एम देख रहे हैं इसमें, एम देख रहे हैं इसमें, एम देख रहे हैं इसमें, ओ देख रहे हैं इसमें, ओ देख रहे हैं इसमें, ओ देख रहे हैं, हो गया ना। अगर एम से बना हुआ शब्द आप देखिएगा, अगर एम से बना हुआ शब्द देखिएगा और ओ से बना हुआ शब्द देखिएगा सेंटेंस में, तो आप उसको खाली नाउन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पर्सन से फाइंड आउट करना हो तो आप एम और ओ वाले शब्द को क्या समझ लीजिए, तत्काल आप उसको फर्स्ट पर्सन समझ लीजिएगा। क्या समझ लीजिएगा? तत्काल उसको फर्स्ट पर्सन समझ लीजिएगा। और अगर वाई वाले शब्द अगर देखिए, जैसे यू है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका क्या हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इसका? योर होता है। इसका क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव? योर होता है। उसके बाद क्या होता है? योर्स होता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। यहां देखिए वाई से शुरू है सारे शब्द, तो वाई वाला शब्द आपको जैसे दिखे आप समझ जाइएगा ये सेकंड पर्सन है। क्या समझ जाइएगा? सेकंड पर्सन है। उसी तरह से इसका जो है सो ही जो होता है, इसका जो है सो हीम होता है, इसका जो है सो हर होता है, इसका जो है सो हर्ष होता है और हर होता है, इट होता है, इसका जो है इट्स होता है, इसका नहीं होता है, ऑब्जेक्ट में इटे होता है। दे का जो है सो आपको देयर होता है, देयर्स होता है और देम होता है। ठीक है, ये चीज है। तो यहां भी कुल मिलाकर बात क्या रहा? एम वाले फर्स्ट पर्सन, ओ वाले फर्स्ट पर्सन, वाई वाले सेकंड पर्सन, टी वाले हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन, एच वाले हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन, टी एच और एस कहीं कहीं मान लीजिए या आई मान लीजिए, ये आई वाले हो जाएंगे हमारे थर्ड पर्सन। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ेगा सो दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही लिखा मैंने, सेज लिखा मैंने, टू लिखा मैंने, मी लिखा मैंने, आई एम ए टीचर या आई एम योर फ्रेंड लिखा मैंने, आई एम योर फ्रेंड लिखा मैंने, आई एम योर फ्रेंड लिखा मैंने। चल हम पहले आर भी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आर एस को समझेंगे। अभी इसको हम नहीं समझेंगे, दो पार्ट में समझते। देखिए यहां जो सेज है, तो आर भी के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, आर भी के बाद क्या है? अगर ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? देखिए अगर से होगा ना तो से को आप टेल ले लीजिएगा, अगर सेज होगा ना तो सेज का आपने टेल्स ले लिया, अगर सेड होगा ना तो सेड का आपने टोल्ड ले लिया। इसके अलावा भी कोई अगर होगा तो उसी तरह से ये चेंज होगा, लेकिन मेन रूप से आप इतना ही ध्यान रखेंगे फिलहाल। अगर आरबी के बाद ऑब्जेक्ट है यानी टू प्लस ऑब्जेक्ट है और सेज या से है यहां पे, तो से को आप टेल में बदल दीजिएगा। अगर सेज है यहां पे तो आप इसको टेल्स में बदल दीजिएगा, अगर सेड है यहां पे तो आप टोल्ड बदल दीजिएगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है ना, तो आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो सेज हमारा क्या हो जाएगा? टेल्स में हो जाएगा। तो आपने टेल्स ले लिया यहाँ पे। अब ये जो क्या होता है, देखिए सेज एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ टू तो रखता है, लेकिन जैसे ही टेल्स होता है तो टेल्स अपने बाद क्या होता है? टू यानी प्रेपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए यहां से टू भी हट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? मी। यहां तक क्लियर? कोई समझने में दिक्कत? एक और सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं। आई सेड टू राम, आई सेड टू राम। मान लीजिए सेड भी सेंटेंस है, हम इसी को चेंज करते हैं पहले।
आई लिखते हैं, सेड है यहाँ पे, सेड ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ ऑब्जेक्ट है, तो सेड का हम लोग क्या लेंगे, टोल्ड लेंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे टोल्ड, और टू तो लेना नहीं है, बच्चा हमारे पास राम। इसके आगे भी हम बात करेंगे, फिलहाल इतना ही समझते हैं। मैंने लिखा सी, मैंने लिखा आई से टू हिम, आई से टू हिम, यहां भी मान लीजिए एक सेंटेंस है। अब इसको भी मैंने चेंज करना है, तो हमने लिखा से के बाद देखा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई लिखा मैंने, से किस में जाएगा, टेल में जाएगा, मैंने टेल लिखा यहाँ पे, टू नहीं लिखा जाता है, और मैंने यहाँ पे हिम लिख दिया। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा होगा कि यदि ऑब्जेक्ट ना हो तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करना है, सो तो आपने देख लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट यदि ना हो तब आप क्या करेंगे, तो आप तब भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं भाई, यहां से ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, यहां से भी ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, यहां से भी ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, यहां से भी हटा दिए हम सारे चीज को। अब बात रही कैसा, अब बात रही ऐसा, अब बात रही कैसा, तो ऐसा रहा बात, अब ऐसा रहा बात। अब इसे हमको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट रहता तब तो हम ऐसा कर लेते, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है। बात समझ में आ रही है, इसको क्या करना है, तो ज्यों का त्यों छोड़ देना है, क्या करना है, ज्यों का त्यों छोड़ देना है। तो आरभी में कैसे चेंज करना है ये बात आपको समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आरभी की बात खत्म हो गया, अब हम लोग आरएस पे आते हैं। ठीक है, तो आरएस पे हम बात करते हैं। चलिए यहां पे हम 2 पॉइंट आपको लिख देते हैं, 2 हिंट्स लिखते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। पहला हिंट्स क्या कहता है कि आरएस का वाक्य, आरएस का वाक्य एसर्टिव सेंटेंस में होने पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट का प्रयोग करें, डैट का प्रयोग करें। ये पहली बात हो गया। दूसरी बात क्या कहता है, आरभी प्रेजेंट टेंस में होने पर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 2 बात को समझिए। पहला बात क्या कह रहा है कि आरएस यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग क्या करते जानते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम डैट लेते हैं, हम टू लेते हैं, हम जो है इफ लेते हैं, हम जो है सो वेदर लेते हैं, हम लोग जो है वेदर लेते हैं, हम लोग जो है WH कोई वर्ड लेते हैं। आखिर ये परिवर्तन कब होगा और किस रूप में होगा, कैसे होगा, तो अभी जो इतनी सारी बातें हैं इसको दिमाग से हटा लीजिए। अभी फिलहाल ये बच्चा सिर्फ डैट, तो हम डैट के बारे में बात करेंगे, आखिर डैट इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कब लिया जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग तब किया जाएगा जब हमारा आरएस, आरएस तो आप समझ रहे होंगे कि आरएस हम किसको कह रहे हैं, उस साइड वाले सेंटेंस, तो आरएस के सेंटेंस हमारा किस में होगा, एसर्टिव सेंटेंस में होगा। अब किसी किसी बच्चे को एसर्टिव सेंटेंस नहीं पता होगा, तो एसर्टिव सेंटेंस को आप ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आरएस का या नेगेटिव सेंटेंस होगा आरएस का, उस स्थिति में हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट का प्रयोग करना है। फिर से समझ लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग तब किया जाएगा जब हमारा आरएस का वाक्य होगा या तो अफर्मेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो ऐसे स्थिति में जो है हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात क्या कहता है कि कभी कभी टेंस चेंजिंग का भी प्रॉब्लम होता है, तो टेंस चेंजिंग में ध्यान रखेंगे कि जैसे आरभी है मेरा, मान लीजिए सेंटेंस है आरभी, तो आरभी में यदि मान लीजिए ये सेड नहीं है, टोल्ड नहीं, सेड नहीं है, सिर्फ से है और क्या है, सेज है, एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। अगर ये दोनों वर्ब अगर आरबी में है
तो आप आंख मूंद करके ये बात समझ लीजिए कि टेंस के संबंध में कोई परिवर्तन करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा एग्जाम्पल देके बता दीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो ठीक है मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूं और आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, श्योर एंड सर्टेन समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने लिखा यहां पे ही सेज टू मी आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैंने यहां पे एक सेंटेंस दिया, ठीक है। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, आराम से बनेगा। देखिए ही लिखा आपने, सेज है तो सेज किस में जाएगा, टेल्स में, क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आपने लिखा टेल्स और ये टू हट जाएगा, बचा क्या, मी। अब जो ये इन्वर्टेड कोमा है ये हट जाएगा और ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये अफर्मेटिव है ना, नोट तो भी नहीं लगा हुआ है, अगर नोटो लगा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अफर्मेटिव है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये इन्वर्टेड कोमा जो हटेगा तो इसके बदले क्या होगा, डैट हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर दीजिए और उसके बदले डैट लगा दीजिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं।